नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। तो लोकसभा चुनावों का ये 7वां चरण भी समाप्त हो गया। शाम के 6 बज चुके हैं और अब मतदान समाप्त हो चुका है। तो देखिए, पहले चरण से 7वें चरण तक की जो ये लड़ाई थी वो अब समाप्त हो चुकी है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत की जो चाबी है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। 4 तारीख को यानी कि ये पेटियां खुलेंगी और सामने आएगा कि किसके हित में ये नतीजे आए हैं। उससे पहले हम बात करेंगे इन सभी सीटों पर कि कैसे कैसे ये चुनाव शुरू हुआ, कौन कौन से मुद्दे इस चुनाव में हावी रहे, कौन किस पर हावी रहा, जनता का क्या मूड रहा और जिस तरीके का वातावरण, जो तापमान हम देख रहे थे। अभी कुछ चरणों में बहुत ज्यादा तापमान आया जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज में भी बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया है। 2019 का अगर कंपेयर करें तो 2024 में इस बार वोटिंग परसेंटेज पर भी बड़ा असर पड़ा है। इन सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में हमारे कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देती हूं। हमारे साथ विकास जी है जो कि कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, दीपू पांडे जी हैं जो कि बीजेपी से अपनी बात रखेंगे, साथ ही साथ संदीप जी हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले आप दोनों के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। दीपू पांडे जी, देखिए 44 दिन का जो ये संघर्ष था जो सभी नेताओं ने किया वो समाप्त हो गया है और 7वां चरण समाप्त होने के साथ ही अब धीरे धीरे एग्जिट पोल आएंगे। उसी के साथ थोड़ी थोड़ी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन असली तस्वीर 4 तारीख को साफ होगी। आपका क्या अनुमान है, कहां आप स्टैंड कर रहे हैं, आपकी पार्टी? पूरे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा नारा था अब की बार 400 पार, उसको परिपूर्ण करने वाला परिणाम 4 जून को आने वाला है। पूरे देश में एक मोदी जी के प्रति जो लोगों की आस्था है, जो उनके कार्यों के प्रति विश्वास है और देश जिस सही दिशा में विकास के रास्ते पर चल रहा है उसके प्रति समर्पित भाव से समाज के सभी वर्गों ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और इसलिए हम लोगों को पूरी आशा है कि हमारा जो 400 पार का लक्ष्य है हम उससे कहीं आगे बढ़ने वाले हैं। जी विकास जी, हालांकि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया है कि अब एग्जिट पोल्स में भी हमारे जो लोग हैं, हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो शामिल हो सकते हैं। हालांकि पहले एक दिन पहले ही आपने कहा था कि हम नहीं शामिल होंगे। उसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब ये जो बैठक हुई है उसके बाद एक आंकड़ा दिया है 295 का कि कांग्रेस यहां तक पहुंचेगी, यानी इंडिया अलायंस यहां तक पहुंचेगा। देखिए, सबसे पहले तो इस देश के इस महापर्व में जिन लोगों ने भागीदारी की है उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 400 का जो जुमला था वो समाप्त हो गया है। जनता ने नकार दिया है मोदी जी को और इस देश में बड़ा बदलाव इंडिया गठबंधन के रूप में होने वाला है। नौजवान रोजगार की तलाश में था, उसने बदलाव किया है। महिलाएं अपनी अस्मिता और सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, उन्होंने बदलाव किया है। महंगाई से जूझ रहे गरीब आदमी ने बदलाव का काम किया है। तो इस चीज़ पर हम लोग आश्वस्त हैं कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और मोदी जी की जुमलेबाजी और इस सरकार की जुमलेबाजी समाप्त होने वाली है। देखिए, आज 13 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश की मतदान हो रहा था। उसमें वाराणसी भी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, वहां पर भी मतदान हुआ और बीजेपी ने 10 लाख पार का नारा दिया। आपने कहा कि 10 लाख भी नहीं पहुंच पाएंगे, मैंने हरा देंगे। कैसे हरा देंगे? आपको लगता है कि क्या ऐसे वोट पड़े हैं आपके हित में कि आप प्रधानमंत्री मोदी को उनके ही संसदीय क्षेत्र से हरा पाएंगे? बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, ये लोकतांत्रिक चुनाव होता है और ये जनादेश होता है और जनता ने बहुत लोगों को हराने का काम और बड़े बड़े लोगों को कुर्सी से उतारने का काम किया है। जनता का मन है, जनता जिसको चाहेगी वो प्रधानमंत्री हो या आम व्यक्ति हो, जिसको चाहेगी वो कुर्सी पर बैठाने का काम करती है और जिसको चाहेगी उतारने का काम करती है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो लोकल से बनारस से लगातार नीचे की आवाज़ आ रही थी, वो वहाँ पर हावी जो गुजराती लॉबी है उसको हटाने के लिए मन बना चुकी थी। अब उसमें हम लोग परिवर्तन का विश्वास रख रहे हैं। देखिए, एक ही देश के अंदर रह करके गुजराती, मद्रासी, बंगाली, ये सब कॉन्सेप्ट जनता को मुझे लगता है ज्यादा समझ में नहीं आता है। जनता ये देखती है कि कौन सा व्यक्ति उनके लिए काम कर रहा है। ठीक है दीपू जी, देखिए उन्होंने कहा कि वाराणसी की अगर हम चर्चा कर ले तो वाराणसी में जनता बदलाव चाहती है और बदलाव चाहती है कि बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के ये जो मुद्दा इस बार गठबंधन ने उठाया,
आप इस मुद्दे से पूरे चुनाव पार नहीं पा पाए। हर चरण में आपके लिए ये मुद्दा आड़े आ गया और आपने चरण बर चरण ये ट्रेंड जो है आप अपने मुद्दों का बदलते चले गए। देखिए, जहाँ तक वाराणसी की बात है, हमारे मित्र छोटे भाई हैं, कह रहे थे कि वहाँ पे गुजराती लॉबी। हमारे यहाँ एक परंपरागत रूप से जहाँ जहाँ चुनाव समाप्त हो जाते हैं वहाँ से हमारे कार्यकर्ता अगले चुनाव क्षेत्रों में काम करने के लिए नीचे तक काम करने के जाते हैं। हमारा कार्यकर्ता इतना है, समर्पित कार्यकर्ता है, समय देता है, वो जाते हैं। संभवतः इसी को ये गुजराती प्रभाव की बात कर रहे हैं। एक एक मतदाता से वहाँ पे संपर्क है, बनारस का विकास है। बाबा का जो कॉरिडोर बनने के बाद से लोग जो लाखों की संख्या में जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, जिससे बनारस को जो रोजगार मिला है, बनारस की काया पलट हो गया है। ऐसे में ये कहना कि वहाँ पे जनता नीचे की आवाज़, हो सकता है इनके पास आ रही हो, कुछ आवाज़ें आई होंगी इनके पास, तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये चुनाव है, सबको अपने अपने जीत के दावे करने। लेकिन बनारस में तो इनके प्रत्याशी की अगर जमानत बच जाए तो इसी को ही विजय मान लेना चाहिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरह का वातावरण मैं देख के आया हूँ बनारस, मुझे एक ही दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम दूसरी लोकसभाओं में लगे हुए थे, कि बनारस में तो कुछ है ही नहीं, वहाँ कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, केवल मोदी जी के कार्यों के कारण, मोदी जी की सुलभता के कारण, जो जिस तरह से उनके लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा पूरा जो संगठन वहाँ पे काम कर रहा है, इस नाते वहाँ कोई किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं। जीतने इतने की तो बात ही छोड़ दीजिए। विकास जी, देखिए इन्होंने तो साफ दावा किया कि एक दिन में ये भाप पाए कि वहाँ का माहौल क्या है और वहाँ की जो जनता है वो नमो नमो कर रही है। अभी हमारे कुछ संवाददाता भी वहाँ से जुड़े हुए थे, उन्होंने जितने लोगों से बात करी, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर हो या महिलाएं हो, सबने कहा कि काशी में विकास हुआ है। और आप कह रहे काशी में विकास नहीं हुआ है, उनका कहना है कि जमानत जब्त हो जाएगी या जराए की। देखिए, मैं एक आपसे बात कहना चाहूँगा, जब प्रधानमंत्री इस देश के लड़ रहे हैं तो पूरा तंत्र, देश का जो तंत्र है वो इस समय गुजरात में लगातार पिछले चुनाव घोषणा के पहले से वहाँ पर लगातार लगा रहा है। आपने देखा होगा देश के जितने मंत्री संतरी और जितने बड़े बड़े उद्योगपति वो किसी न किसी रूप में वहाँ पर बनारस में प्रधानमंत्री जी की सेवा में लगे थे। तो सेवा भाव से अपनी निष्ठा से किसी दल में लगना या किसी के प्रति समर्पण, उसका मैं अनादर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो जनता वहाँ का, जिसे आपने कहा कॉरिडोर बना, हाँ कॉरिडोर बना, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोगों की श्रद्धा, हजारों छोटे मंदिर जो हजारों वर्षों से वहाँ स्थापित थे, उन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। इसका भी बड़ा दर्द है वहाँ। जो छोटे वहाँ पर नाव चलाने वाले, नौका विहार कराने वाले गरीब तबके के जो लोग थे, जिनको 2 पैसे की आय वहाँ हुआ करती थी, उन लोगों की आय, उन लोगों का रोजगार वहाँ छीनने का काम हुआ। हाँ, विकास हुआ कि बड़े स्टीमर आए, लेकिन वो उन स्टीमरों को चलाने का काम बड़े उद्योगपति कर रहे हैं। जो निचले स्तर का काम करने वाले लोग थे, उनकी रोजी रोजगार भी छिनाए। आप इस चीज़ को नहीं नकार सकते हैं। ठीक है, दीपू पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पूरे मामले पर? पता नहीं भैया, विकास भैया कहाँ से नाव वालों का रोजगार छिन गया इनका, चूँकि रोजगार बढ़ा है, नाव वालों का रोजगार बढ़ा है। पहले बेचारे 2, 4, 10 का जो है यात्री पाते थे, आज से खाली नहीं रहते। आप जाइए वहाँ पे नौका वाले खाली नहीं मिलेंगे। और ये छोटे मंदिर, बड़े मंदिर, बाबा का इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है, उसमें विकास जी भी गए होंगे, इन्हें भी अच्छा लगा होगा। राजनीतिक मजबूरी है कि कुछ भी कहें कि वो छोटे मंदिर ध्वस्त हो गए। छोटे मंदिर ठीक है, लेकिन एक बड़े काम के लिए, और वो ध्वस्त नहीं हुए, उनको भी स्थापित किया गया, वो कहीं ना कहीं स्थापित किए गए हैं। हम सनातनी मान्यता के लोग हैं, हम अपने पहचानों को, अपनी संस्कृति को नष्ट नहीं करते हैं, ये हमारा काम नहीं है। हम तो उसकी पुनर्स्थापना के लिए जीवन दे रहे हैं। और जहाँ तक गुजराती, फिर इन्होंने बात कही कि उद्योगपति, शायद विकास भैया को पता नहीं है, आप जानकारी कर लेना कि खाली बनारस में नहीं, गाजीपुर में, आजमगढ़ में जो भी 7वें और 6ठे चरण के चुनाव थे, वहाँ पे गुजरात का हमारा जो भी कैडर खाली हुआ, जैसे हम ही कानपुर से खाली हुए तो हम पहले फतेहपुर गए, फतेहपुर के बाद फिर हम आजमगढ़ गए, आजमगढ़ के बाद हम गाजीपुर चुनाव करा के कल शाम को लौटे। हमारे यहाँ ये परंपरा है कि कैडर, चूँकि हम नीचे काम करते हैं, हम बूथ पे काम करते हैं, हम बूथ की कमेटी पे काम करते हैं, तो वातावरण बनाने का काम स्थानीय लोग करते हैं, लेकिन नीचे वाला अपना नेटवर्क जो है उसको जागृत करने का काम हम लोग करते हैं। और हमारा वहाँ यही उपयोग होता है, क्योंकि हम वहाँ कोई भाषण देंगे उसका फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम वहाँ कोई जनसंपर्क करें उसका कोई फर्क नहीं, लेकिन जो हम एक्टिवेट करते हैं अपने जो संरचना को, और उसी का परिणाम हम बूथों पे देते हैं जाके। आपने देखा होगा कि सब जगह जब मतदान के प्रतिशत में गिरावट आ रही, उस प्रचंड गर्मी में कानपुर में मतदान का प्रतिशत बढ़ा,
तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो हमारे नीचे के लेवल पे बूथ और बूथ के नीचे जाके जब हम बूथ की 11 की कमेटी और 20 पन्ने की कमेटी को जागृत करते हैं तो उससे परिणाम मिलते हैं। और जो भी बाहर से आता है वो केवल यही काम करता है, ठीक है, प्रबंधन का काम, कोई उसमें राजनीति नहीं होती है। और इसलिए केवल बनारस नहीं, बनारस के आसपास 7वें चरण के परिणाम अब वही है, कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता इसे नहीं। नाव बाल कितने कल सामने आ जाएंगे, 2 दिन बचे हैं। 4 तारीख को हमारे लड्डू तैयार है, ऑर्डर दे दिए हैं। विकास भैया, हम लोग राजनीतिक विचारधारा में जरूर विपरीत हैं, लेकिन वैसे पारिवारिक लोग हैं, हम मिठाई खाएंगे एक दूसरे की। तो 4 तारीख का इंतजार करिए, ये देश बताने वाला है अब तक की सबसे बड़ी जीत मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। देखिए, दीपू पांडे जी ने कहा कि जब हम काम करते हैं तो पूरा संगठन काम करता है, एकजुट होकर काम करते हैं। और शायद इसीलिए एनडीए में, जैसा कि आप लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि जब इंडिया अलायंस की बात की जाती है कि छोटे छोटे सब दल एकजुट हो गए, तो आप कहते हैं कि एनडीए में तो इतने दल समाहित हैं। जब एनडीए काम करता है तो एक साथ काम करता है, चाहे वो बनारस में हो, जैसा आपने खुद कहा कि एक एक नेता वहां पर जुट गया। कानपुर में चुनाव है तो यहाँ पर अलग। मैंने नेता नहीं कहा, मैंने व्यवसायी कहा। नेता दीपू भैया ने कहा है, देखिए क्षमा कीजिएगा मेरी बात को, मैंने नेता नहीं कहा। मैंने अभी तक एक भी नेता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा कि वहाँ पर व्यवसाय, जब भैया ने कहा तो मैंने उस जगह मैंने कहा कि बाद में वहाँ पर संगठन के लोग तो सभी जल गए। हम लोग चुनाव जहाँ दूसरे फेज में हम लोगों के बाद था तो सारे लोग चुनाव लड़ाने के जाते हैं। इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं इसी चीज का थोड़ा सा कमी दिखाई देती है। राहुल गांधी दिल्ली में जब एक लिस्ट आई स्टार प्रचारकों की कि यहाँ पर इन लोगों को प्रचार करना है, तो उसमें से बड़े बड़े नाम गायब दिखे, वो लोग वहां पर दिखाई नहीं। सिर्फ राहुल गांधी अकेले पूरा मोर्चा संभाले हुए इस चुनाव में आपकी तरफ से। अखिलेश यादव के साथ जब वो रैली करते हैं तो दोनों में एक सामंजस्य की स्थिति नहीं दिखती है। आज जो बैठक हुई है वो कहीं ना कहीं आपके बीच में सामंजस्य बनाने की बात हुई कि अगर बाय द वे हम जीत जाते हैं तो ऐसा मत करिएगा कि हमें प्रधानमंत्री बनना है या उन्हें प्रधानमंत्री बनना है। देखिए, आप सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आपने पूरे चुनाव में देखा होगा कि जो भी लोग इंडिया गठबंधन में थे वो लगातार एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के साथ उन्होंने काम किया है और एक दूसरे के लिए मेहनत करने का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सवाल खड़ा करना आपकी जिम्मेदारी है, पक्ष के ऊपर और विपक्ष के ऊपर। तो सौम्या जी, आप सवाल खड़ा करेंगे कि उसमें हमको कोई उस पर कोई वो नहीं है, लेकिन पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है और इंडिया गठबंधन के सारे अलायंस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है और इस पर बड़ा बदलाव आने जा रहा है। इस चीज़ को आप 4 तारीख को देख लीजिएगा और बड़ा बदलाव इस देश में जनता ने दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी महसूस कर रहे हैं, ये आरएसएस के लोग भी महसूस कर रहे हैं, ये टीवी मीडिया भी महसूस कर रहा है। लेकिन कई बार बड़े चैनल और मीडिया हाउस बहुत सारी चीज़ों में इस समय कहीं ना कहीं अपने आप को स्वतंत्र नहीं पा रहे हैं, इसलिए अपनी बात कहने में वो असमर्थ हैं। देखिए, फिर आपने जी एक मिनट जी 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 देखिए, अब तो आपकी जो है स्वतंत्रता पे भी प्रश्न चिन्ह है, आप भी निष्पक्ष नहीं हो। ये अभी विकास भाई ने कह दिया है कि तमाम मीडिया हाउस और आप भी सम्मिलित हो उसमें कि आपकी भी कुछ सीमाएं हैं। हाँ, मैंने कहा है। मित्रों, हार के कारण अभी खोज लो क्या क्या कहना है। अभी आप ईवीएम का भी रोना रोगे, अभी आप कहोगे कि हमारे मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया गया, सब कुछ कहो, हम सब स्वीकार करेंगे, लेकिन परिणाम देश की जनता दे रही है। आपको जो विश्वास है वो सब टूटने वाले। किसी प्रकार का कोई, सारे मीडिया हमारे आलोचना कर रहे हैं तो वो मीडिया स्वतंत्र नहीं है, ऐसे ही आलोचना कर रहे हैं। हमको हरा रहे हैं वो स्वतंत्र नहीं है, ऐसे ही है। तो ये कहना कि अभी से ये तैयारी करना, और ये जो आप बता रहे हो गठबंधन में सबने साथ काम किया, क्या किया, आप कॉन्फिडेंस लेवल ही आपका बता रहा है। आपके सबसे बड़े नेता अपनी अमेठी से दोबारा नहीं लड़े, जाके रायबरेली चले गए। माननीय सोनिया जी ने चुनाव नहीं लड़ा, मान लिया उनका चुनाव नहीं लड़ा, कोई बात नहीं। 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। आप अमेठी जीतने वाले थे तो क्यों आप वायनाड भाग गए? तो ये तमाम चीज़ें आपका अपने स्तर पे भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो खुद बता रहा है कि कहाँ पे खड़े हो। परिणाम भी 4 तारीख को आ जाएगा, ये तो हम भी कह रहे हैं। फिर तो इस डिबेट का कोई मतलब ही नहीं है। 4 तारीख तो आने ही वाली है, अब 2 ही दिन तो बचा हुआ है और हम दोनों लोग काउंटिंग स्थल पे मिलने वाले हैं। देखिए विकास जी, जब यहाँ पर चर्चा हो रही है सभी सीटों को लेकर के, तो इस बार इन चुनावों में बहुत सारी चीजों की चर्चा होगी। जैसे कि अभी दीपू पांडे जी ने कहा कि अमेठी और रायबरेली को लेकर के बात की, तो लोगों की बड़ी इच्छा थी, वहां की अमेठी की जनता की इच्छा थी कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़े या रायबरेली से प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ जाए। लेकिन चलिए, ये दलील दी कि प्रियंका को सारा मैनेजमेंट देखना है, प्रचार करना है, तो इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ी वहां से। लेकिन जनता को बड़ी उम्मीद थी कि अमेठी से, क्योंकि पारिवारिक रिश्ता जो है वो आप लोगों ने बना रखा है,
अमेठी और रायबरेली से, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े। आपने कहा कि अमेठी और रायबरेली में हमारी धुआंधार जीत होगी, जबकि स्मृति ईरानी बार बार ये बात कह रही है कि अब एक बार आप चले गए दोबारा अमेठी आ नहीं पाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने अमेठी नहीं छोड़ा हुआ है। अमेठी में भी जिनको जिम्मेदारी दी गई है वहाँ पर चुनाव लड़ने की, शर्मा जी को, वो पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। उन्होंने लंबे समय तक अमेठी पे काम किया है। वो कार्यकर्ताओं के विश्वास पे हमेशा खरे उतरते रहे। दूसरी बात, प्रियंका जी को चुनाव नहीं लड़ना था तो रायबरेली पर एक पारंपरिक सीट है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें फिरोज गांधी जी से लेके इंदिरा जी से लेके उसके बाद लगातार सोनिया जी भी वहीं पर चुनाव लड़ी। तो उस वो परिवार की तरीके वो भी स्थान है। तो परिवार में जब दो जगह स्थान था तो व्यक्ति एक स्थान को चुना गया, जो रायबरेली को। और अमेठी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं। जनता ने वहाँ बदलाव का मन बना लिया था और उसने बदलाव किया है। मैं बधाई देना चाह रहा हूँ विकास भैया को, कम से कम पूरे चुनाव में पहली बार फिरोज गांधी का नाम चैनल पे आया। हम लोग तो भूल ही चुके थे, राहुल कोई नेता नहीं, कोई नेता नाम नहीं लेता है। कि अच्छा हुआ कि आपने ये याद दिलाया कि फिरोज गांधी भी कांग्रेस के नेता रहे और रायबरेली से जो है सांसद रहे और राहुल गांधी के नाना है। ये अच्छी बात है और हमको अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए। तो इसके लिए केवल मैं बधाई दे रहा हूँ पहली बार पूरे चुनाव में। और मुझे लगता है आपने भी नहीं सुना होगा कभी फिरोज गांधी का नाम। तो ये फिरोज गांधी से संपर्क है और फिर वो ब्राह्मण भी हैं, ये सब चीजें बात की बात है, विषय अलग है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने फिरोज गांधी का नाम लिया, इसके लिए बधाई दे रहा हूँ। थैंक यू। अगर हम यहाँ पर कानपुर की बात कर ले, कानपुर, उन्नाव, कानपुर देहात की अगर हम चर्चा करें, देखिए इस बार का चुनाव बीजेपी यानी कि दीपू पांडे जी आपके लिए आसान नहीं था। माहौल बहुत ही शून्य की स्थिति में था। फिर प्रधानमंत्री ने यहाँ पे रोड शो किया। अभी तक वो जनसभाएं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने रोड शो किया, क्योंकि रोड शो के माध्यम से आप डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट होते हैं। तो उस प्रधानमंत्री के रोड शो होने के बाद ही आपका चुनाव जो है एक पंप कह सकते हैं चुनाव को मिला था। उन्नाव में योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते में 2-3 बार वहां पर जनसभाएं की, क्योंकि उन्नाव की स्थितियां भी आप समझ रहे थे कि जो प्रत्याशी हैं अन्नू टंडन, वो बहुत कड़ी टक्कर साक्षी महाराज को दे रहे। और वहां कानपुर देहात में राजा रामपाल, लोग कह रहे हैं कि शायद इस बार वहां से आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, एक बात तो पहले आप यही समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास इतना था कि हमने अपने सारे प्रत्याशियों को रिपीट कराया। हमें पूरा विश्वास था। जहां तक मोदी जी के रोड शो की बात है, ये स्थानीय स्तर पर नेशनल होता है कि सभा करानी है कि रोड शो करना है। उनका एक कार्यक्रम आया था 1 घंटे का। हम लोगों को ऐसा लगा कि अगर हम रोड शो कराते हैं तो हम ज़्यादा सफल होंगे और हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। और ईश्वर की दया से और सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के समर्पण से ऐतिहासिक रोड शो कानपुर में हुआ है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई है। तो और जहां तक उन्नाव और इसकी बात है, योगी जी ने 2 सभा की। अरे योगी जी भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा के नेता है, 2 करे 3 करे, हमें जितनी आवश्यकता पड़ेगी। कानपुर देहात में राजा रामपाल बहुत अच्छे लड़ रहे हैं। समाज को बांट के वोट पाने की जो इनकी प्रैक्टिस है वो सफल नहीं होगी। हमारे नेता ने साफ साफ कह दिया, इस देश में 4 जातियां रहती हैं केवल। वो 4 जातियां हैं गरीब, महिला, युवा और किसान। और इन सब लोगों ने भरपूर मात्रा में वोट दिया है। और अब की आश्चर्यजनक आपको लगेगा कि वो वर्ग जो हमको वोट नहीं देता, उसका भी अपेक्षाकृत हमको ज़्यादा वोट मिलने वाला है। और ये 4 तारीख के परिणाम में आप लोगों के पास तो बूथ वाइज भी लिस्ट आ जाएगी बाद में, तो हमारी बातों का आप सत्यापन कर सकते हैं। और ये जो हवा उड़ाई जाती है ना कि ये हो गया, ये कट गया, वो कट गया, ये मिल गया, ये तो हर बार होता है। आखिर कोई ना कोई चुनाव तो लड़ेगा ही। तो दूसरे नंबर पे आने वाला भी जो है अपने को जीता हुआ महसूस करता है। और दूसरे नंबर पे आने वाला क्यों, वो जो निर्दलीय लड़ रहा होगा, जिसको 10 वोट मिले होंगे, आज की तारीख में रात को वो भी सपने देखता है कि हो सकता है ऐसा हो गया हो तो हम सांसद बन जाएं। और फिर हो सकता है कि सरकार को पूरे मत ना मिले तो हम मोल तोल करके जो है गृह मंत्री बन जाएंगे। ये सबके अंदर और होना भी चाहिए। आखिर हम लोगों ने भी एग्जाम दिया है तो कभी घर में थोड़ी बताया कि पेपर खराब हुआ है। कितने नंबर आएंगे, 90, 95? बिल्कुल ऐसी स्थिति हमारे विरोधियों की है। इन्हें खूब पता है ये कहाँ खड़े हैं, लेकिन मानेंगे नहीं, मानेंगे 4 के बाद, और मानेंगे तब भी नहीं, तब भी ये बताएंगे ईवीएम खराब थी, तब भी ये बताएंगे कि धोखा हो गया है, वोट खरीद लिए थे। भैया ने बता दिया है कि हम जैसे घर में बताया जाता था, बच्चे बताते थे, वैसे हम टीवी पे भी भैया बता रहे हैं कि पूरी सरकार बनने वाली है, पूरा होने वाला है। और
नतीजे विपरीत आएंगे। नतीजे विपरीत आ रहे हैं, ये सबको मालूम है, ये भैया को भी ये मालूम है। केवल और केवल कांग्रेस और सपा को मालूम है, उत्तर प्रदेश में बाकी किसी को नहीं मालूम है। जनता ने पलट जिस चुका है तरीके सब। से ये केवल ये हाँ, सब मालूम है सब जिन्होंने पलट चुका पूरे है, एग्जाम नहीं दिए हैं, पूरे पेपर मन से नहीं दिए। सब पलट चुका है। कुछ आपकी नहीं बात पलटा को विकास भैया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दूसरी बात आपने कही कि सारे लोगों की टिकट रिपीट की गई, क्षमा करिएगा, कानपुर में नहीं की गई। बिल्कुल। क्यों नहीं की गई? कानपुर में नहीं की गई हमारे लेकिन यहाँ। आपने जो बात कही, बता रहा आपने हूँ हमारे यहाँ 75 वर्ष की जो संगठन ने नेतृत्व ने जो निर्धारित किया था कि 75 प्लस पे जो है लोगों को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, उसी स्थिति में नहीं लड़ाया गया उनको चुनाव। अच्छा, तो मोदी जी अभी एक साल बाद एक साल बाद होंगे ना। तो क्या वो हटा दिए जाएंगे? 74 तो क्या वो हट जाएंगे? सुन तो लीजिए, 74 तो क्या सुन लीजिए 74 वर्ष 364 दिन वाले को भी लड़ाया जा सकता है, 74 वर्ष 365 वाले को नहीं लड़ाया गया। सवाल मैं कर रहा हूं। एक साल बाद जब प्रधानमंत्री 75 के वर्ष हो के हो जाएंगे तो जाएंगे, फिर वो तब क्या होगा? प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। क्या उनके क्या लिए क्या भारतीय rules- जनता पार्टी ने घोषणा की है कि जो 74 पे लड़ेगा 75 के बाद राजनीति से संन्यास ले लेगा। आपकी जो आपने बात चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा अभी, इतनी जब बात जब है। चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा अभी वो यानी इतनी इस सेंस में नहीं रहेगा, यानी किस सेंस में? आपने जो कहा अरे ना, हमारे देखिए, निर्णय मैं में आप आपकी बात कर रहा हूँ बड़े भाई। अपने निर्णय करो आप मेरे देखो भाई, भैया, आपसे मैं अपने निर्णय करो। सवाल तो आप ही से देखो ना पूछेंगे, भैया, आपके दिल का। भैया संदेश क्या ले रहे हो? आपने देखो एक तो बात कही। एक तरफ हम भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, उनकी स्थापना और की दूसरी कर बात रहे है कि हैं, मैं और बात दूसरी और तरफ कहूंगा। आप तमाम ऐसे लोगों का दिल दुखा रहे हो, मटन पार्टी करके सामने मीडिया के सामने खा के सौम्या खाना जी, पीना आपका सौम्या जी, व्यक्तिगत विचार है। पहली हो बात तो सकता है, पहली बात तो एक मैं आपको बात कहने जा रहा हूँ। ये सबने देखा है। उन्होंने सही बात कही दीपू भैया ने। मैं एक बात कहना चाहूंगा आप- कि वाकई आप क्या कहना नरेंद्र क्या चाह मोदी, रहे जब हो? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हटेंगे क्या? हटेंगे भी नहीं हटेंगे। हाँ, तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नहीं तो पहले ही हट नहीं जाएंगे हटेंगे। 4 तारीख को। भाई क्यों हट जाए? जब 4 तारीख को हट जाएंगे फिर उम्र का भैया, मामला वहां नहीं भैया, आएगा। विकास भैया आप भी जान रहे हो, अगर कोई ऐसा यंत्र हो हम दोनों के लगा लो तो उससे पता चल जाएगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री, आपके भी लगा लो हमारे भी लगा लो, दोनों के कॉन्फिडेंस लेवल से ऊपर से कहना मजबूरी है आपकी, भैया, कहना ही कोई चाहिए। मजबूरी- अच्छा कोई आप नहीं मजबूरी कहोगे नहीं तो है। कौन कहेगा? लेकिन इस बार जनता तो ऊपर नहीं से- कह रही है। जनता कह रही है, मैं बिल्कुल जनता की बात इस कर बार रहा हूँ। ऊपर से आपको, नहीं, एक उम्मीद अलग- कहाँ रही है अलग जनता? अरे कॉन्फिडेंस देखिए, दिखाई दे रहा है कहाँ? गठबंधन के नेताओं में। उनका कहना है कि अरे जो भाई, ये- प्रदर्शन 2019 में था उससे विपरीत प्रदर्शन इस बार हम लोग एक साथ हैं और इस बार सत्ता से निकाल के बाहर भाई, फेंक देंगे आप- बीजेपी को। देखिए, जनता भी ये- बहुत नाराज है आप ये- लोगों से। ये- और जो मोदी की आंधी की आप लोग बात करते हैं, इस बार हवा भी नहीं चल रही है। मोदी ये पहली बार साथ है, पहली बार साथ है क्या? इसके पहले भी साथ थे, आज फिर हट जाएंगे, अगली बार साथ। एक्चुअली क्या है कि इस देश में बड़ी असहज सी स्थिति है। हर आदमी को सत्ता चाहिए, लेकिन सत्ता क्यों चाहिए ये नहीं पता है किसी को। सत्ता चाहिए, इसके लिए कुछ भी समझौते करेंगे। कांग्रेस का सपा का हो जाएगा, संविधान इनका बचाने बसपा के का लिए हो जाएगा। संविधान कहाँ जा रहा है? संविधान सत्ता चाहिए संविधान बचाने के लिए। कर्नाटक में संविधान आपने बचाया ना? कर्नाटक में संविधान बचाया हाँ, आपने? कर्नाटक आपने बचाया ना? आपका कर्नाटक में आपने जिसको चुनाव लड़ाया है, इस देश के उसकी पिछड़ों को, इस देश के दीपू भाई जिसको चुनाव लड़ाया है, आपने उसके आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं। संविधान उस में देश लिखा है का सबसे बड़ा बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने उसका प्रचार किया है। अम्बेडकर ने देश में जिसने सबसे बड़ा आप जवाब क्या धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, आपने धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान बचाने करने का काम किया। भारतीय कर्नाटक का नाम आपने लिया, उस व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी ने वोट मांगने का काम किया। संविधान को तोड़ा आपने, कर्नाटक में आपने धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। कहीं नहीं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है। धर्म के आधार पर कहीं एक भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है। आप दिखा दीजिए कहां दिया गया है। यही कह के आपने एक काम तो अच्छा हुआ कि कम से कम आपने कहा धर्म के आधार पर कांग्रेस आरक्षण दे देगी, तो ये मैनिफेस्टो कांग्रेस का पढ़ लिया गया। आपने कहा अच्छा, ये अरे आपने कहा ये अच्छा है यही नहीं कि लोगों ने कम से कम उस मैनिफेस्टो को एक मिनट उस मैनिफेस्टो बांट के किसी अरे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मंच से कि मुसलमान को आरक्षण दीजिए, कैसी बात कर रहे हैं? बौखला गए, बौखला गए थे, याददाश्त चली गई थी। क्या ऊट पटांग बोलना नेताओं का काम हो गया था भैया कि मुसलमान पाकिस्तान में पटाखे छूट जाएंगे, कहना मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। आप ऐसी इसके अलावा आपके पास इसके अलावा कौन से रास्ते? प्रधानमंत्री जी ने कहा, देखिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, के पास किसने कहा? दीपू भैया
प्रधानमंत्री जी के सब थे। अरे भाई एटम सर, बम पाकिस्तान के पास है, किसने बताया था? ऐसे कुछ भी समझ कौन में डरा रहा था? नहीं आ अरे रहा अभी आपको। चाइना के लिए कौन डरा रहा था? कौन डरा किसने रहा कहा था? कि प्लीज, चाइना प्लीज, के पास प्लीज, ज्यादा प्लीज, ताकत है, सर। हम चाइना से नहीं बोल पाएंगे? वो अभी किसने किसने कहा? अरे आपके हमने विदेश तो- मंत्री ने कहा अखबार में इतना बराबर गलवान छपा। में आंखों में आंख मिला के बात की हमने, गलवान में कहीं नहीं मिला के बात की। अरे भाई सुनिए, आप ही के चार आपके नेता कितने चाइना के राजदूत से मिलने गए थे। हजारों करोड़ वर्ग गलवान की जमीन, घटना के बाद हजारों एकड़ वर्ग सर, जमीन देखिए आप- में कब्जा चाइना ने कर लिया है। सब आपके पास कांग्रेस के कोई जमाने उत्तर में नहीं रहा है। सब कांग्रेस के आपके जमाने में आपके हुआ। सांसद भाजपा लद्दाख के जमाने सांसद ने में ये बात एक ही कही। जमीन नहीं गई है। आप कैसी बात प्रचार कर रहे वहां पर लोग लोग वहां लगातार धरना देते रहे, गलत बात है। वहां प्रदर्शन करते अरे आप लोग रहे। एक अभी भी ही बात जब कर चुनाव रहे के हैं। दौरान बैठे रहे चाइना बॉर्डर पर, चुनाव के दौरान चाइना बॉर्डर पर वहां के गांव के लोग बैठे रहे, इसलिए बैठे रहे कम से कम उनको उनकी बात पहुंच जाए। कतई नहीं, आपके विदेश मंत्री कह रहे हैं चाइना को आपके विदेश मंत्री कह रहे हैं। प्लीज आप लोग आपस में लड़ लीजिए, फिर मैं बाहर चली जा रही हूँ, आप लोग आपस में लड़ लीजिए। भाई विषय ऐसा है, जब आप विषय कहेंगे चाइना ऐसा की है, जमीन हमने ले दी, ठीक है, देखिए आप आपके लोग अपनी संसद में बात एक-एक संसद में करके प्रधानमंत्री रखिए। का बयान दीपू लिखा हुआ है पांडे कि जी- हमारे किसी उपयोग की नहीं थी, इसलिए हमने छोड़ दी गलवान घाटी घटना। जब आप आंख से अबे, देखना ही नहीं शांति चाहते हो, से- कुछ मानना ही नहीं, नहीं नहीं, चाहते हो, तो बिचार जो कहिए। दीपू पांडे जी प्लीज देखिए, अगर आप लोग आपस में ही लड़ेंगे तो फिर पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अब इसी के ये तर्क है, लड़ नहीं रहे, हमारी लेकिन विकास की कोई तर्क लड़ाई है, नहीं है। लेकिन तर्क आप लोग दीजिए, लेकिन आराम से दीजिए, क्योंकि एग्जिट पोल अब धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं और कर्नाटक में बीजेपी के पक्ष में जो है एग्जिट पोल जा रहे हैं। विकास जी देखिए, कहीं ना कहीं अब ये सामने जो एग्जिट पोल के माध्यम से तस्वीरें आ रही है, आपने खुद स्वीकार किया है कि हम अगर आएंगे भी तो 292 तक हम पहुंच सकते हैं। खड़गे जी ने ऐसा कहा है और इनका दावा है कि 400 पार जाएंगे। अरे 400 पार कहाँ चले जाएंगे? कोई एक झूठ, अभी प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में कहा कि ये हमने अपने कार्यकर्ताओं को दिया, एक लक्ष्य दिया, वो उस पर जाके काम करें। अब 400 खुद नहीं मान रहे हैं जिन्होंने बोला है 400 पार। हाँ, इनकी सरकार आ जाएगी तो कड़वा तेल 400 पार हो जाएगा, इनका कहना है। अरहर की दाल 400 पार होने वाली है, पेट्रोल डीजल ये 400 पार होने वाला है। ये 400 पार की ये बात कर रहे थे, इन्होंने 400 पार सीटों की बात नहीं करते हैं, बुद्धिमान लोग हैं ये लोग। बिल्कुल, देखिए अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो 2019 के मुताबिक इस बार मतदान प्रतिशत ओवरऑल पूरे भारत में जहां जहां चुनाव हुए हैं हर जगह वहां पर मतदान प्रतिशत डाउन हो गया है। तो ये किसके पक्ष में समझा जाए कि अगर वोटिंग कम हुई है? दीपू जी, 2019 में वोटिंग ज्यादा हुई थी, आपकी सरकार आई थी, इस बार वोटिंग कम हुई है, तो क्या विपरीत आपके लिए कुछ परिणाम माने जाए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बात आती है, पिछले समय जो प्रतिकूलता थी 2014 में 2019 में, उस प्रतिकूलता में कमी आई है। हमारे पीछे जो एग्रेसिव होकर हमको हमारे विरोध में मतदान करते थे, उनकी आक्रामकता में कमी आई है। आप कानपुर का उदाहरण देख लीजिए कि जहां पे 70 और 80% और 85% मतदान होता था, बहुत कम बूथ ऐसे गिनती के बचे हैं, सब में एवरेज मतदान हुआ है। तो मेरे ये जो मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, ये मेरे प्रतिकूल मतों में जो हम पे एग्रेसिव होकर हमको विरोधियों दुश्मन मान के मतदान करते थे, उसमें गिरावट आई है। हमारे यहाँ तो हमने तो अपने मतदाताओं से जिस संपर्क करके एक एक मतदान को जो है ईवीएम में जाके बटन दबवाई है, मतदान में परिवर्तित किया है। और मुझे पूरा विश्वास है ये जो भी कमी आई है वो किसी तरह से भाजपा का नुकसान करने वाली नहीं है, क्योंकि हमको जो वोट, हमारा अनुकूल वोट था, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जो राष्ट्र निर्माण के पक्ष में, राष्ट्र के विकास के पक्ष में, संस्कृत की स्थापना के पक्ष में जो भी वोट डालने वाला था, उसने सबने आगे बढ़ के मतदान किया। हमारे साथ शारिक जी भी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। देखिए आज अब इंडिया अलायंस की आज बैठक हुई है और इस बैठक में कई चीजें डिस्कस हुई होंगी कि अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जो सबसे बड़ा संशय आपके लिए बना हुआ है। अखिलेश यादव ने, जब अखिलेश यादव से यह सवाल किया गया था कि प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं, राहुल गांधी को एक्सेप्ट करें, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया था, उन्होंने दूसरे सवाल पर वो आगे आ गए थे। तो क्या आप लोग अगर जीतते हैं तो सामंजस्य बिठा पाएंगे? और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर आ रही है आपके अनुमान से? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी ने पूरे दम के साथ चुनाव लड़ा और यहाँ की जो है जो प्रदेश की जनता थी, यहाँ खासकर नौजवान और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यहाँ पर हमें कम से कम जो है 65 से 70 सीटों के बीच में जो है गठबंधन जो समाजवादी जो अलायंस है लड़ रहा है, 70 सीटों का हम लोग का आकलन है कि हम लोग यहाँ पे लाने जा रहे हैं। और जो नौजवानों को उत्साह रहा, वो उत्साह देखकर तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं कि जो है इस बार परिवर्तन बिल्कुल तय है।
और लगभग जो है यही सारी उम्मीदें की जा रही है। और जो आज मीटिंग दिल्ली में कही गई है, ये सब आपसी सहमति से जो भी बात है सब तय हो जाएंगे, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस हम लोग को ये देखना है कि जब 4 तारीख को काउंटिंग चल रही हो तो उस दौरान जो है जो भी प्रत्याशी जो है जहां जहां क्षेत्रों में उनकी काउंटिंग हो रही है उनके साथ कोई किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो जाए। और ये भी हम लोग को देखना पड़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी पार्टी के चलते जो है सिस्टम इनको पहले से आगे कर दिया जाए। तो सब हम लोग बिल्कुल तैयारी से, आज की जो मीटिंग हुई है बिल्कुल बिल्कुल फाइनल हम लोग तैयार बैठे हैं। 4 तारीख का इंतजार है फिर बेसब्री से, और इस देश के अंदर परिवर्तन समाजवादी पार्टी लाने जा रही है और उत्तर प्रदेश की रास्ता से होकर इस देश में परिवर्तन आने वाला है। ये एक बहुत बड़ा कदम है और आज का जो पोलिंग हुई है इससे बहुत ज्यादा उत्साह है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, देश की प्रदेश की जनता के अंदर, नौजवानों महिलाओं के अंदर, सबके अंदर उत्साह है कि देश के अंदर एक परिवर्तन होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे हमारे पास एग्जिट पोल के हिसाब से ये कोई रिजल्ट नहीं है, ये एक अनुमान है। जब हम हजारों लोगों से, लाखों लोगों से बातचीत करते हैं तो इस तरीके की एग्जिट पोल्स निकल कर आते हैं, उससे ऐसा हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसी से लगभग ऐसे ही नतीजे आएंगे। उसके हिसाब से अगर तेलंगाना की बात की जाए तो टोटल 17 सीटें हैं और 17 में से 8 से 10 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जा रही हैं और कांग्रेस के खाते में 6 से 8 सीटें जा रही हैं। इस पर क्या कहेंगे दीपू पांडे जी? ये एग्जिट पोल है, ये भी अनुमान है और इस अनुमान से और बेहतर प्रदर्शन होगा, क्योंकि एग्जिट पोल में जो बड़ा अंतर होता है केवल वही जज हो पाता है। कई सीटें ऐसी भी होंगी जो हम कम अंतर से जीत रहे होंगे, लेकिन आप निश्चित मानिए कि पूरे देश का परिणाम बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन एनडीए 400 पार से कम में कोई बात नहीं होने वाली है, देश की जनता ने निर्णय कर दिया। लेकिन कर्नाटका की अगर हम बात करें तो विकास जी, सीधे सीधे बीजेपी क्लीन स्वाइप पे है, 18 से 22 सीटें एनडीए को मिल रही हैं। देखिए ये और शायद यही सब सीटें बीजेपी ने आंकलन करके 400 पार का नारा दिया है। देखिए, मैं एक सबसे पहले जो आपने आदरणीय दीपू जी से बात पूछी थी कि जो मतदान प्रतिशत में अंतर आया है, जब भी राजनीतिक रूप से, दीपू भाई भी जानते हैं, आप भी जानती हैं, आप राजनीतिक विश्लेषण करती हैं, कि जब भी मत प्रतिशत में अंतर या बढ़े या घटे तो वो दोनों सत्ता के विपरीत में होता है। उसका परिणाम जो होता है वो सरकार के पक्ष में नहीं, जबकि सरकार के विपरीत जाता है। ये स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। और दूसरी बात कि जो मतदान किसी एक मोहल्ले में कम नहीं होता है, जब कम होता है तो वो पूरा वृहद तरीके से पूरे क्षेत्रों में कम होता है और उसका जो असर है वो 4 तारीख को आपके सामने आने वाला है। दूसरी बात, ये एग्जिट पोल कई बार, मैं फिर से आपसे एक बात दोहराना चाहूँगा कि अभी एग्जिट पोल जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक हमारी सरकार बना रहे थे और उसके विपरीत परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए थे। ठीक है, तो ये बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं। कई बार क्या होता है कि लेकिन सर देखिए, अभी तो आप लोग ने कह दिया है कि हम डिबेट में आ रहे हैं, लेकिन पहले आपने कहा कि ये सब दबाव में होता है। हाँ, होता है दबाव में, तो हम तो अभी भी कह रहे हैं सर देखिए, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे आपकी क्लीन स्वीप, तो हमारे पास ऊपर कोई दबाव है क्या? अगर हम यहाँ चाहते तो यहाँ पे भी तो हम कह सकते थे ना कि ऐसा ऐसा परिणाम बीजेपी के पक्ष में। हालांकि तमिलनाडु में बीजेपी को 1 से 3 सीटें मिल रही हैं और आपको 36 से 40 सीटें मिल रही हैं। अब इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, आप जब आपके पक्ष में आ जाती है तो बात सरकार बनाने जा रहे हैं। मत करिए हम सरकार बनाने जा रहे हैं और 4 तारीख को जनता ने जो निर्णय लिया है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है। ये लिख के ले लीजिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री या बीजेपी का कोई नेता कहता है कि हम पूर्ण बहुमत से ऊपर 400 पार जाएंगे, तो आप कहते हैं कि तो इन्होंने ईवीएम हैक कर लिया, इन्हें सब कुछ पता है। आप एक चीज समझिए, ये देखिए, एक चीज समझिए, जो जनता का रुझान है, जो जनता ने निर्णय लिए हैं, हम लोग भी राजनीतिक रूप से अपने सर्वे कराते हैं, अन्य चीजें भी हैं, तो बहुत सारी स्थितियां हम लोगों को भी आकलन में रहता है, पार्टी और संगठन को भी, वो सारे दलों में होता है। तो ये केवल एग्जिट पोल करने वाले लोगों का जो आकलन है वो अपने तरीके से काम करते हैं। पार्टियां भी अपना सर्वे कराती हैं, वो अपने तरीके से काम करती हैं। और मैं फिर एक बात को दोहरा रहा हूँ कि
4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से, जनता ने जो काम किया है उसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है और एक अहंकारी सरकार सत्ता से उतरने जा रही है। दीपू पांडे जी, देखिए इनका एक कॉन्फिडेंस है कि इनकी सरकार बनने जा रही है, आपका कहना है कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन क्या ये आप मानते हैं कि 2019 से इस बार विपक्ष ने आपको एक टफ कंपटीशन दिया है? पहली बात तो अभी विकास भैया ने एक बात कही थी, मतदान प्रतिशत बढ़ने घटने में, बोले जब भी कोई मतदान होता है वो घटता है या बढ़ता है, वो दोनों सरकार के विरोध में जाता है। अच्छा, मतदान घट जाए तो भी सरकार के विरोध में जाता है और मतदान बढ़ जाए तो भी, मतलब अगर पिछली बार 48% हुआ तो खाली 48, बस देखो बात को कहने का तरीका कितने अच्छे तरीके से समझा का, और आपको भी समझ में आ गया यहाँ मतदान घटता है तो भी वर्तमान सरकार के विरोध में जाता है और मतदान बढ़ता है तो वर्तमान सरकार के पक्ष में क्या जाता है, मतदान ना हो। कैसी बातें करते हो भाई, कहाँ बैठा के सबको बिल्कुल जो है गोलगप्पे खिला रहे हो मेरे छोटे भाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग जो कहना चाह रहे हो उसमें कोई सत्यता नहीं है। हम जो कह रहे हैं उसके पीछे हमारा काम है, हमारी मेहनत है, हमारे कार्यकर्ताओं का समर्पण है। आप भी जानते हो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस तरीके से समर्पित भाव से काम करता है और उसके पीछे काम करने के पीछे उसकी प्रेरणा है, उसका जो नेता है वो 18 घंटे काम करता है, अपने देश के लिए काम करता है, अपने लिए काम नहीं करता, अपने परिवार के लिए काम नहीं करता, उसका कुछ भी किया हुआ उसके पक्ष में नहीं जाता। अडानी अंबानी के लिए करता है। ये आप कह रहे हो, इसके पहले तो इस देश में उद्योगपति थे ही नहीं और आपसे तो उनके कोई संपर्क थे ही नहीं। इन बातों में कुछ नहीं रखा है, कुछ कहने दीजिए जिनको कह रहे हैं। आप भी जानते हो अडानी अंबानी पहले भी थे, आज भी आगे भी रहेंगे। कोई भी देश का विकास तभी होगा जब उसके जब सारी संस्थाएं बिक जाएगी, उद्योगपतियों को जब सारी संस्थाएं उठाकर आप उद्योगपतियों को दे देंगे तभी देश का विकास होना है। सारी संस्थाएं, दीपू भैया गाना गाने से नहीं बड़े भाई, सारी संस्थाएं उठा के बेच देंगे, अमेठी का वो कारखाना सारी संस्थाएं उठा के बेच देंगे, कारखाना चिल्ला के कह रहा है। क्या किया आपने? क्या किया आपने? रेलवे बेच दिया, बता दो ना। आपने सेना तक की, सेना में अग्निवीर भर्ती करके उसका भी भविष्य नष्ट कर दिया। बेचारा शहीद हो, सेना को भी 2 भागों में बांट दिया, एक शहीद होगा, एक कुछ नहीं होगा। एक कुछ नहीं, आपने बचा क्या, तो सब बेच दिया। अब मुझे बताइए आपने बनाया क्या है? मैं दीपू उनको तो बोलने का मौका नहीं मिला, आप लोग तो तब से 1 घंटे से। शारिक जी देखिए, 17 सीटें आपने कांग्रेस को दे दी, लड़ झगड़ कर उन्होंने 17 सीटें, जहां वो उनका जनाधार नहीं था आपने 17 दे दी, जहां पर यह अनुमान लगाया गया कि उन 17 सीटों में भी आप कहीं जगह अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि उन 17 पे तो आपको नुकसान हुआ है, लेकिन बाकी की जो सीटों पर आप चुनाव लड़े हैं उसमें से आप क्या आंकलन करते हैं समाजवादी पार्टी के लिए? नहीं देखिए, ये तो आप सौम्या जी बिल्कुल कहना गलत है कि जो है जो 17 सीटें लड़ झगड़ कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सहमति से जो है सीटें दी गई और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले ही कह दिया था कि जो जहां पे प्रत्याशी मजबूती से लड़ेगा उसको वहां पे जो है सीट टिकट दिया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी पूर्व में भी जो है उन जगहों पे अच्छा परफॉर्म कर चुकी है, तो इसलिए वहां पे वो सीट दी गई, चाहे वो फूलपुर की हो, चाहे वो झांसी की हो, बाराबंकी हो। बाराबंकी का इतिहास उठा के देखिए, पुनिया जी की वो सीट हमेशा रही, रायबरेली अमेठी हो, जो भी सीट दी गई वो हम लोग ने बिल्कुल जमीनी स्तर पे ये चीज देखा है कि कौन जमीनी स्तर पे जो है प्रत्याशी अपने आप को मजबूती से स्थापित कर रहा है, कौन जनता के मुद्दों को अच्छे से उठा रहा है, तो वो सीटें दी। हम लोग उन सीटों पे भी अच्छे से, बहुत अच्छे से लड़े। पूरा गठबंधन ने मिलकर एक दूसरे का सहयोग करके जो है बहुत अच्छे चुनाव लड़ा, क्योंकि हमारे पास बहुत से मुद्दे थे। इस चुनाव की अहम बात यह है कि जो है देश की जनता परिवर्तन चाहती थी, देश की जनता चाहती थी महंगाई कम हो, देश की जनता चाहती थी शिक्षा का स्तर अच्छा हो, देश की जनता चाहती थी स्वास्थ्य मिले, देश की जनता चाहती थी अग्निवीर योजना जैसी नाकाम योजना बंद हो। तो ये सब बहुत सारे मुद्दे थे, देश के नौजवान परेशान थे, जो यहाँ पर रोजगार नहीं मिला था, बाहर भेज दिया गया था। तो इन सब मुद्दों के आधार पर लड़के हमने उत्तर प्रदेश की जो है 80 नहीं तो कम से कम 79 सीटों पे हम लोग ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कौन सी सीट छोड़ देते हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे लड़ाई। एक कौन सी सीट छोड़ देते हैं आप लोग? वो एक हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष क्योटो कोई एक सीट का नाम लिया था, वो सीट हम बता रहे हैं, लेकिन उस पर भी हम लोग बहुत अच्छे से लड़, क्योंकि क्योटो सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, तो हम भी ये कह रहे हैं क्योटो की एक सीट नहीं आ गई, उसकी बात।
चलिए ठीक है, देखिए डिबेट बहस समाप्त करने का वक्त हमारे हो चुका है, लेकिन देखिए दीपू पांडे जी जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कन्याकुमारी में ध्यान लगाकर बैठे हैं वैसे रिलैक्स नजर आ रहे हैं विकास जी, लेकिन आप थोड़े से अग्रेसिव जरूर रहे इस पूरी डिबेट में। लेकिन आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को कि रिजल्ट आप सभी के ही हित में आए। हालांकि ऐसा होना नहीं है, किसी एक की सरकार बननी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला करके अब धीरे धीरे एग्जिट पोल्स आएंगे, उनके माध्यम से हमने जितने लोगों से बातचीत की है बताने की कोशिश करेंगे कि कहां तस्वीरें किसके पक्ष में है, लेकिन असली तस्वीर जनता ने तय करी है जो 4 तारीख को सामने आएगी। तब तक के लिए बने रहिए एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।